एक 30 साल का युवक जिसके हाथ में कट्टा है यानी कि पिस्तौल है, जो कानून और पुलिस को खुली चुनौती दे रहा है, हवाई फायरिंग भी कर रहा है। पुलिस उसको सरेंडर करने के लिए अपील करती है, मिन्नती करती है, लेकिन वह नहीं मानता और जवाबी कार्रवाई में पुलिस उसके ऊपर गोली चला देती है, यानी कि पुलिस के द्वारा एनकाउंटर कर दिया जाता है। उसे 3 गोलियां लगती है, 2 पैरों में, 1 पेट में। अस्पताल में ले जाने के समय बहुत ज़्यादा बहने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। पहली नज़र में अगर अभी घटना देखते हैं, सुनते हैं, तो आपको बिहार पुलिस या फिर बिहार पुलिस में मौजूद एसटीएफ के जवान की पीठ थपथपाने के ऊपर मजबूर कर सकती है और आप यह मान सकती हैं कि चलिए बहुत अच्छा हुआ, एक अपराधी का खात्मा हो गया। लेकिन जब आप इस घटना को बारीकी से देखेंगे तो हकीकत आपको कुछ और ही नजर आएगा। यह घटना आपके मन में कई तरह के गंभीर सवाल खड़े कर सकता है और पुलिस की इस कार्रवाई के ऊपर आपको सोचने के ऊपर मजबूर कर देगा। मौजूदा वक्त में बात करें तो सोशल मीडिया से लेकर पूरे मुख्य धारा में, आज पूरे इंडिया में, यहाँ तक विदेशों में भी ये सवाल, जो बिहार पुलिस की जो कार्रवाई के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। और बिहार पुलिस जो है आज के टाइम में बिल्कुल बैकफुट पर चल रही है। उसके तरह से कई तरह सवाल उठाए जा चुके हैं और कई पुलिस वालों पर भी हो चुका है, जो इस कथित फर्जी एनकाउंटर के लिए आज के विशेष समिति का भी गठन किया जा चुका है। तो आइए इस घटना को समझते हैं कि यह घटना वास्तव में क्या है, कौन था यह भरत भूषण तिवारी। तो दोस्तों बात करते हैं, घटना बिहार के भोजपुर जिले की है। जिसका एनकाउंटर हुआ उस युवक का नाम था भरत भूषण तिवारी। अगर उसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो बीएससी पास एक पढ़ा लिखा और जागरूक नौजवान था और उसके पिता बिहार पुलिस में सेवा दे चुके थे, यानी कि रिटायर्ड कर्मचारी भी थे। इस कारण से भरत भूषण तिवारी ने प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था को बहुत ही करीब से देखा था, बहुत ही करीब से जाना था। और एक्चुअल में कहा जाए, पढ़ा लिखा होने के बावजूद, जुआ होने के साथ साथ वह समाज और देश में जमीनी स्तर पर बदलाव करना चाहता था। सरकार, हमारे बिहार सरकार जो ये कार्य कर रही है और भोजपुर प्रशासन, लेकिन कार्य थोड़ा यहाँ पे और ये चाहिए कि हम लोग जो यहाँ पे बसाया जा रही है लोगों को, जिनके लिए हो रहा है, तो थोड़ा और बेहतर से हो। हम लोग जहाँ खड़े हैं ये गड्ढा स्थान है और यहाँ कहीं ना कुछ लोग यहाँ पे मिला है, लगभग 30 से 40 लोगों का गड्ढा में। ये हम लोग जहाँ देखिए गड्ढे में ही है। थोड़ा आप देख सकते हैं, पानी लगा, बारिश हुआ है कल और विवश हो गए। चुप तो नहीं रहने दूंगा मैं। कैसे तुम लोग चुपचाप रह सकते हो? बोलो, कुछ करो। पर साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जिसके पास संसाधन है, शक्ति है, वो भी अक्सर व्यवस्था को बदलाव नहीं कर पाता या फिर नहीं करना चाहता है। ऐसे में भरत भूषण, एक बेरोजगार नवजुवक, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आतुर भरत तिवारी सिस्टम के आगे इस तरीके से मजबूर हुआ, बेबस हुआ, लाचार हुआ कि उसकी मानसिक स्थिति जो है वो बिगड़ गई, भाषा उग्र हो गई और आगे चल के उसके हाथ में देसी कट्टा यानी कि हथियार आ गया, पिस्टल आ गया। पूरे समाज और पूरे देश के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं पिछले कई दिनों से, कई महीनों से और लगभग 1.5-2 सालों से पूरे सिस्टम से, बिहार के पूरे सिस्टम से और बिहार के सीएम से ये युद्ध चल रहा है, जो कि अब इसे पूरे देश में अच्छे से फैलाने का समय आ गया है। जो जो कार्य हर गांव, मोहल्ला, कस्बा, शहर, महानगर या जो भी क्षेत्र है, जितने भी क्षेत्र हैं पूरे देश में, जो जो कार्य जहां होना चाहिए, जैसे कि नली गली, सड़क, हॉस्पिटल, जितने भी सरकार का विकास कार्य है, जितने भी योजनाएं हैं, वो सभी कार्य जहां होना चाहिए वो होना चाहिए और वो भी पूरी ईमानदारी के साथ, कोई भ्रष्टाचार ना हो, कोई लापरवाही ना हो और पूरी तरह से जमीनी स्तर पर उतर कर होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारा जो ये प्यादा है यहाँ जगदीशपुर का, जो ये एसडीएम है, ये देखो, ये क्रांतिकारी युद्ध जो मैंने बोला है, और सबसे पहले तुम्हारा जो ये वजीर है या तुम्हारा प्यादा है, जगदीशपुर का जो एसडीएम है, उसी को मार के, यानी कि इनकाउंटर करके, इसका इनकाउंटर करके इस देश में नई क्रांति फैला दी जाएगी।
हालांकि अगर आप भी इसको फेसबुक पेज को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वह किस तरह से राजनेताओं के उत्तेजक और नफरती भाषण से भरत भूषण तिवारी के दिमाग में जहर बोया जा चुका था। को तो ठीक किया है, और जो ठीक नहीं हुआ है, बोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी। मैं भी आया हूं आज, हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी। देखो, सुधर जाओ भाई, सुधरोगे नहीं तो गफलत में मत रहना कि जेल जाएंगे, जेल के पहले जहन्नुम पहुंचा देंगे। देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को। और आज के टाइम में आज ये लगातार हो रहा है। ये राजनीतिक लोग अलग अलग बयान देकर युवाओं को हथियार उठाने के लिए प्रेरित करते हैं अपने भाषण के माध्यम से और अपने कृतियों के माध्यम से। तो चलिए इस घटनाक्रम की तरफ हम चलते हैं और बात करते हैं। जब पुलिस विभाग को ये पता चला कि कोई युवा हाथ में हथियार उठा लिया है और वह सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस के आला अधिकारियों को, प्रशासन को, एसडीएम को एनकाउंटर करने की धमकी दे रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो ये खबर मिलने के बाद जो वहां के लोकल पुलिस अफसर थे, अधिकारी थे, वो उस नवयुवक का एड्रेस निकालते हैं, पता निकालते हैं और वो उसके घर पर जाती है पुलिस बात करने के लिए। और यह घटना एनकाउंटर से एक दिन पहले की है, यानी कि मंगलवार 16 जून को शाम को कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो हैं वो भरत भूषण तिवारी के घर पर जाते हैं। और जिस टाइम जाते हैं, भरत उस टाइम भी हाथ में तमंचा यानी कि पिस्टल लिए बैठा था और फेसबुक लाइव उस टाइम भी चालू था, क्योंकि वो जो भी आवाज़ उठाता था फेसबुक के माध्यम से उठाता। सामने खड़े पुलिसकर्मी ने जब उस पर राइफल ताना तो वह भड़क गया, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। हथियार को हवा में लहराने लगा और वीडियो में आप देख सकते हैं कई तरह के सोशल मीडिया में, फेसबुक इसका वीडियो पहले से चले हुए हैं। पुलिस ने लगभग 4 घंटे तक उससे बात की, लेकिन सबको हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने उनसे हथियार न छीन पाया, न छीनने का मौका मिला, क्योंकि वह इसी मकसद से गई थी किसी तरीके से हथियार उसको छीन लिया जाए। और लास्ट में पुलिस जो है वापस बेबस होकर वापस जो है सो लौट आती है। बातचीत में भरत की माँ भी शामिल थी, जो आप वीडियो में देखेंगे। तो वह बेटे को लगातार समझा रही थी, परेशान दिख रही थी और उसकी लाचार और बेबस आंखों में बेटे के लिए साफ चिंता झलक रही थी, क्योंकि एक माँ ही होती है जो आगे का फ्यूचर देख पाती है। और उसकी माँ को अंदेशा हो चला था कि उसका बेटा जिस रास्ते पर चल पड़ा है शायद उसका अंत जेल की चारदीवारी में होगा। लेकिन उसकी माँ ने कभी यह नहीं सोचा था कि उसका जवान बेटा इस तरीके से पुलिस का भेंट चढ़ा जाएगा और इस तरीके से उसकी निर्मम तरीके से एनकाउंटर कर दिया जाएगा। अगर आगे बात करें तो एक न्यूज मीडिया के स्टिंग ऑपरेशन के तहत पुलिस ने यह खुद स्वीकार किया है कि हम उसका हथियार किसी भी तरीके से लेना चाहते थे, छीनना चाहते थे, जिसके लिए उसके घर में पुलिस वाले 12 बजे को रात को भी गए, सुबह के 5 बजे भी गए और कई तरह से उन्हें कोशिश किया कि किसी तरीके से उसके हाथ में जो कट्टा है, जो हथियार है, हम उससे छीन लें या धोखे से ले लें। फैल जगह मिलेगा तो उसको ताकि पिस्टल छीन लिया, उसका ट्रिगर से खाली हाथ निकलना चाहिए, ठीक है। लेकिन कॉक कर चुका था वो और ट्रिगर बाहर रख देता वो, बोले सही से करना वो महंगा पड़ेगा हमको। तो फिर उसके बाद बोले चलो बाहर हम आते हैं, पैंट पहने थे, फिर वो ट्राउजर पहना या पैंट पहना, पिस्टल लेकिन नहीं छोड़ा, वो ट्रिगर पे ही हाथ रखा चाहिए, क्या से पैंट पहना, इधर से फिर रखा, इधर से पहना। और इसके बाद बाहर आया था, हम बोले बाहर आना नहीं चाह रहे थे, हम सोचे अंगना में ही उसको बैठाएंगे, प्रेम से बात करेंगे। मैंने 7 को CIT आ गया था वहाँ से, DSP साहब का फोर्स, और उसके बाद फिर STF आया था जो सिविल में था, करीब 6 को था, और फिर पीछे से फिर बाद में जो आया तो फेसबुक लाइव कर रहा था वो सब। हाँ बता रहा है। तो फिर बाद में STF जो आया, वहाँ से STF चीता होता है, वो भी STF था सिविल वाला फिर। और एक ये उस स्टिंग वीडियो में आप देख सकते हैं। अब आते हैं आज के मुख्य घटनाक्रम पर कि अगले दिन क्या हुआ। अगले दिन बात करें तो बुधवार था, 17 जून की सुबह को पुलिस फिर से उसके घर पर पहुंची, घेरने के लिए पहुंची। तो खुद को भरत तिवारी जब पुलिस से घिरा हुआ देखा तो वो अपने घर की छत पर चढ़ चुका था और छत पर चढ़कर जो पुलिस को डराने लगा, गाली गलौज करने लगा और हवाई फायरिंग भी कर दिया पुलिस के ऊपर।
तो ये इतना सारा देखकर जो वहां पुलिस गई थी वो थोड़ा सा उससे पीछे हट गई। और उसके बाद कुछ देर बाद जब वहां से पुलिस प्रशासन हटी तो भरत अपना मोटरसाइकिल निकालता है और मोटरसाइकिल निकालकर अपने घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर जो है उसी खेत में उसी इलाके में पहुंच गया जहां पुलिस पहले से तैनात खड़ी थी। यह घटना अगर कहें तो उस दिन में लगभग 10 बजे के आसपास है। भोजपुर का एक ग्रामीण इलाका जो आप वीडियो में देख सकते हैं, चारों तरफ खेत है और भरत भूषण तिवारी उस टाइम भी हाथ में देसी कट्टा पिस्तौल लेकर खड़ा था, एक हाथ में पिस्तौल और एक हाथ में फेसबुक लाइव, क्योंकि वो जो भी कहता था, जो भी करता था, हर एक्टिविटी वो फेसबुक लाइव करता था। उसके सामने बिहार पुलिस देखेंगे तो 3 गाड़ियां थी और दर्जनों हथियारबंद जो पुलिसकर्मी वो तैनात थे। उसके बाद इस वीडियो में देखेंगे कई सारे एसटीएफ के जवान भी थे। जब घटना की जानकारी लगी तो वो सारे जवान बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर मोटरसाइकिल से जो उस घटना पर पहुंच चुके थे। और आगे चल के जो स्टिंग में खुलासा हुआ कि एसटीएफ के जवान ने पहली गोली चलाई थी, उस पर आएंगे बाद में। लेकिन ये जो पूरी स्थिति बन चुका था, भरत खुद को अपने मोबाइल से फेसबुक पर लगातार लाइव में दिखा रहा था, बात भी कर रहा था, लाइव भी दिखा रहा था। इस दरमियान में भरत तिवारी पुलिस से बात कर रहा था, समाज में बदलाव की बात कर रहा था और देश के हर गांव मोहल्ले और कस्बे में विकास कार्य बिना किसी भ्रष्टाचार के और लापरवाही के होना चाहिए था। ये सारी बातें मनवाने के लिए वह कह रहा था फेसबुक लाइव के जरिए से। चारों ओर पुलिस ने पहले से मुस्तैद थी किसी घटना के लिए और इस तरीके से घटना जब देखेंगे आप फेसबुक लाइव में तो घटना बहुत ही गंभीर बनी हुई थी। भरत तिवारी पुलिस को धमका भी रहा था, कई राउंड गोलियां भी फायर किया जो उसके फेसबुक लाइव में स्पष्ट दिखा जा सकते हैं, जो आप उसके फेसबुक लाइव में स्पष्ट देख सकते हैं। पुलिस उसको लगातार समझाने की कोशिश कर रही थी और पुलिस कह रहे थे कि तुम हथियार फेंक दो, सरेंडर कर दो, हम बात करते हैं और तुम्हारी बातें जो है आगे अधिकारियों तक पहुंचानी जाएंगी। परंतु भरत तिवारी कहाँ मानने वाला था। प्रशासन के आला अधिकारियों को बुलाने के लिए वह जिद करता रहा। कभी कहता था वो सीएम को बुलाओ, कभी डीसी को बुलाओ, हमसे उससे बात करना है, ठीक है, तब हम उसके सामने सरेंडर करेंगे। अभी होता है कि आगे चल के एक पुलिसकर्मी जो है, जो आप वीडियो में देख सकते हैं, उसे क्लियर आश्वासन दिया जाता है कि उसकी सारी मांगे लिखित या मौखिक रूप से जो आला अधिकारी हैं, उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दी जाएगी। ये उन्हें भरोसा देता है और ये भी बताया जाता है भरत तिवारी की ये भरोसा पूरा किया जाएगा। तो इतना वादा होने के बाद भरत तिवारी जो है, वीडियो में देख सकते हैं, भरत तिवारी कहता है कि जब हमारी सारी मांगे रख जाएगी, शस्त्र डालने में मेरी कोई समस्या नहीं है। जब हमारी मांगे पूरी हो जाएगी तो मुझे शस्त्र डालने में क्या समस्या है, लीजिए मैं हथियार डाल देता हूं, भरोसा कीजिए। ये बात आप ऑडियो में भी सुन सकते हैं जो भरत तिवारी कह रहा है। तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं, जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए हथियार रख दिया जाता है, लीजिए, भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे साला, चुप, लीजिए फेंक दे, रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। और इतना कह के भरत तिवारी ने जो उसके हाथ में तमंचा था वो पुलिस के जस्ट सामने पैर के पास फेंक देता है और फेंकते ने के साथ ही उसका फेसबुक लाइव जो कट हो जाता है, फेसबुक लाइव बंद हो जाता है। उसके बाद क्या होता है वो अभी कुछ भी पता नहीं, लेकिन थोड़ी देर खबर आती है कि भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर हो गया है, उसको पैर में गोली लगी है और अस्पताल ले जाने के दरमियान जो है सो उसका मौत हो चुका है। अब इस घटना से सबसे बड़ा सवाल आता है कि जब भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण कर दिया तो आत्मसमर्पण करने के बाद एनकाउंटर क्यों? जैसा सोशल मीडिया में और चश्मदीदों ने परिवार के सदस्यों द्वारा गंभीर आरोप बिहार पुलिस के ऊपर लगाए जा रहे हैं। 2 गोली जांघ में मारा है, 1 गोली के नीचे गोली सटा के मारा है, दूर से मारा है। दूर से गोली नहीं मारा है, सटा के मारा है। दूर कांटेक्ट करेगा तो कम 300 मीटर का वही ना, सटा के मारा। वो आया था कि फेसबुक लाइव बंद होने के तुरंत बाद जब भरत जो पूरी तरीके से निहत्था हो चुका था तो पुलिस कर्मियों ने उसको चारों तरफ से घेर कर, यहाँ की जो एसटीएफ का एक जवान था उन्होंने उसको बिल्कुल नजदीक से गोली मार दिया। वैसे पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 2 गोली उसके पैर में लगे और उसके थोड़ा तीसरे गोली उसके नीचे लगी। परिवार का तो यहां तक की दावा है, जो उसके परिवार लोग आरोप लगा रहे हैं
कि उसे 5 गोलियां भी नजदीक से मारी गई। चौथी और 5वीं गोली जो है वो तब मारी गई जब 2 गोलियां लगने के बाद भी भरत तिवारी मुस्कुरा रहा था। सही में इतना मतवाला था कि 3 गोली लगने के बाद गांव वाले लोगों को हाथ हिला के हंस रहा है, मुस्कुरा रहा था। गांव वाले लोग बोल रहे हैं, चलो मेरा काम हो गया। जरा सोचिए, वो इस समाज में उसको पागल घोषित कर दिया, और यही ये रोड है, 4 लेन रोड है, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, कोई बोलने वाला नहीं। जो उसकी जैसी मानसिक स्थिति थी उसके अनुसार तो ये सच भी हो सकता है, क्योंकि वह खुद को भगत सिंह और समाज का योद्धा मानता था, समाज में बदलाव करना चाहता था, हथियार के दम पर बदलाव करना चाहता था। तो परिवार के अनुसार उनकी मौत तो मौके पर ही हो गई थी। 2 गज मरले पड़े थे। मेरे घर बोल रहे हैं पुलिस वाला कि सबको मारेंगे, घर वालों को। ये कहाँ का इंसाफ है? हमको इंसाफ चाहिए। एक बहन से उनको फांसी की सजा दिया जाए। अब पुलिस का पक्ष क्या कहता है? पुलिस और कानून कहता है कि अगर कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति समझाने बुझाने के बाद भी आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर नहीं करता है और पुलिस पर हमला कर देता है, फायरिंग स्टार्ट कर देता है, तो कानून, भारत का कानून उसको, पुलिस को पूरा हक और अधिकार देता है कि सेल्फ डिफेंस के तहत वो गोली चला सकता है। भरत तिवारी ने जब हथियार फेंक दिया तब पुलिस के उठाने से पहले ही फिर से उसको उठाने कर पुलिस पर हमला कर देता है, जैसा पुलिस वाले लोग कह रहे हैं। और मजबूरन जो है पुलिस को उसके ऊपर गोली चलानी पड़ती है, और गोली चलाने के बाद वो घायल हो जाता है। घायल स्थिति में उसका जो है रास्ते में उनकी मौत हो जाती है। ये पुलिस का आर्गुमेंट है, क्योंकि वो कहती है कि घायल अवस्था में हमने भरत तिवारी को पहले उसके स्थानीय अस्पताल के आसपास ले गया, जहां डॉक्टरों ने बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से उसको जो कहा कि उसको हायर डिपार्टमेंट ले जाइए, हायर ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको डॉक्टरों ने पटना रेफर कर दिया। पुलिस जब उससे पटना लगभग वहाँ से, उस जिले से लगभग पटना वहाँ 90 किलोमीटर की दूरी के आसपास पड़ता है, तो रास्ते में ही भरत तिवारी की मौत हो गई। हालांकि इस घटना से जुड़े कई सारे फाइनल रिपोर्ट्स अभी आने बाकी हैं, अभी बहुत सारा इसका रिजल्ट आना बाकी है। तो अभी कुछ भी कहना कि पुलिस का फेक एनकाउंटर था या किस तरीके हत्या किया, तो वो जल्दबाजी होगा। पुलिस का और प्रशासन का, ऐसे तो पुलिस और प्रशासन का यह कार्य बहुत सारे संदेह पैदा कर रहा है। आज के टाइम में पुलिस के कई निचले अधिकारी जो है वो सस्पेंड हो चुके हैं, और पुलिस के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो चुका है, आज तक का जो अभी रिपोर्टेड अपडेट है। अब इस घटना से बेसिकली कहेंगे 3 बड़े वैधानिक सवाल खड़े होते हैं, जो मानव समाज को सोचने की जरूरत है, जो आप सभी को विचार करने की जरूरत है। सबसे पहला सवाल, नंबर 1 बात करें तो कानून क्या कहता है? कानून कहता है, भारतीय कानून कहता है, जिसमें से स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी कितना भी बड़ा अपराधी या हत्यारा क्यों ना हो, अगर वह पुलिस या अदालत के सामने सरेंडर कर देता है तो उसी कानूनी संरक्षण मिलता है, और अदालत जो सजा तय करती है वही उसको सजा दिया जा सकता है। और यह धारा, यह कानून जो है BNS 2023 के पर बताया गया है कि अगर कोई आत्मसमर्पण करने के बाद भी कोई दुर्भावनापूर्ण जो है किसी तरीके से निहत्थे व्यक्ति के ऊपर गोली चला देता है और जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है आगे चल के, तो यह सीधा सीधा हत्या का मामला बनता है। यह हमारा भारतीय कानून BNS की धारा कहता है। आगे की धारा की बात करेंगे, धारा 109/110 हत्या का प्रयास। यदि पीड़ित व्यक्ति गोली लगने से जीवित भी बच जाता है तो भी यह गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। अब हम आगे बात करते हैं लोक सेवक द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग, वो भी इस मामले में आपको देखने को मिलेगा। इसमें से हमारा कानून कहता है कि यदि किसी पुलिस अधिकारी ने अपने वैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग किया है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें से आपराधिक मामला या फिर दोनों कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें दोनों कार्रवाई का प्रावधान है। यहां एक बात गौर करने की बात है कि भरत तिवारी के मामले में ना तो भरत तिवारी कोई पेशेवर अपराधी था, ना कोई पेशेवर मुजरिम था, ना ही कोई इनामी बदमाश था, और ना ही कोई हत्यारा। है कि भरत तिवारी अपने जगह सही था। अब नंबर 2 सवाल के ऊपर आते हैं कि मानसिक स्थिति को अनदेखा क्यों किया गया। जैसा कि शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स और यहां तक कि पुलिस की एक प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से क्लियर किया हुआ था, जो आप वीडियो में भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, कि भरत तिवारी की मानसिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं थी। ये पुलिस खुद स्वीकार कर रहा है, और उसे इलाज की जरूरत थी, उसको इलाज ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी। हालांकि बाद में इस प्रेस विज्ञप्ति को सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया गया, लेकिन इसके बारे में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सार्वजनिक बयान जो उन्होंने मंच से दिया हुआ है, यह आज भी मीडिया मौजूद है, जिसमें उसमें क्लियर देख सकते हैं कि उन्हें कह रहा है कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मैंने देखा वीडियो, मैं अभी सवेरे से चिंतित था कि मेरे ही पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है। तभी डीजीपी साहब ने बताया कि वो मानसिक रूप से बीमार है सर, और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। उसको मानसिक आरोग्य का जो हॉस्पिटल उसमें भर्ती करने का काम किया गया। तो इस पर हमारा कानून क्या कहता है? इस पर हमारा भारतीय कानून की BNS धारा 22 के तहत
यह प्रावधान करता है कि यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर हो, तो वो अपराध करने की श्रेणी में नहीं आता है। पहले अगर वो अपराध हो ही जाता है, पहले उसकी मानसिक स्थिति की जांच की जाती है और उसे विशेष कानूनी प्रावधान या संरक्षण मिलता है। जबकि इस मामले में स्पष्ट दिख रहा है कि भरत तिवारी ने पुलिस के सामने हथियार फेंक दिया, जो फेसबुक वीडियो के लाइव में अब दिख रहा है, यानी कि सरेंडर कर दिया, और सरेंडर करने के बाद उसको गोली लगती है। तो सबसे बड़ा सवाल यहीं से खड़ा हो रहा है। हालांकि ये वीडियो में कहीं स्पष्ट नहीं है, अभी तक कोई वीडियो नहीं आया है कि हथियार फेंकने के बाद क्या हुआ, तो इसका स्पष्ट प्रमाण अभी तक नहीं उठ रहा है, अभी तक नहीं मिला है। लेकिन सवाल तो उठना लाजमी है, सवाल तो पूरे देश में विदेश में ये उठ रहा है। सवाल नंबर 3 की आते हैं कि एनकाउंटर की जो संस्कृति आज के टाइम बढ़ रहा है, वह वास्तव में देखा जाए तो बहुत ही खतरनाक ट्रेंड आज के टाइम में चल पड़ा है। ये खतरनाक चीज़ इसीलिए है जो आजकल बहुत सारे लोग एनकाउंटर पर जश्न मनाते हैं, हाथों हाथ कहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए। यही वो चीज़ है जिसका डर है कि अगर ये चलन में आ गया, ठीक है, अदालतें देर करती हैं, बहुत सारी शिकायतें नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर एनकाउंटर फैशन बन गया तो फिर ये होगा और इसे कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत सारे लोग जाने अनजाने में इस एनकाउंटर का जो फैशन चल पड़ा है, जो ट्रेंड चल पड़ा है, उसका सपोर्ट करता है। वास्तव में कहा जाए तो हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है वो इतना धीमा है, इतना कमजोर है कि कई बार होता है कि फैसला आने में जो है वो सालों साल लग जाता है, और जब उसका फैसला आता भी है तो उस फैसले का, उस जजमेंट का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। तो ऐसे में आम जनता हताश हो जाती है और उसको लगता है कि जब पुलिस किसी को एनकाउंटर करता है तो वो उसका सराहना करता है, चाहे वो फर्जी क्यों ना हो, उसका लोग पुलिस का सराहना करते हैं कि तुरंत उसको जो है सो एनकाउंटर मिल हो गया। लोग अक्सर इसकी सराहना इसलिए करते हैं, फूलों की बरसात भी करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में लोग इंस्टेंट जस्टिस को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे हैं। तुरंत जो है रफा दफा फैसला हो गया, तुरंत हो गया फैसला। तो ये फैशन जो है और ये इंस्टेंट जस्टिस की जो चाहत है, ये समाज में एक खतरनाक रास्ते की तरफ ले जा रहे हैं, जो आज के बुद्धिजीवी कई दिनों से आगाह कर रहे हैं। यह ट्रेंड आज के टाइम में बहुत ही घातक बनता जा रहा है, क्योंकि ये ट्रेंड पुलिस प्रशासन को असीमित और अनुचित शक्तियां दे सकता है, जिसके दुरुपयोग होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। यदि आज हम इस पर चुप रहते हैं तो कल जो यह कानून है, जो कानून का दुरुपयोग हो रहा है, यह किसी न किसी रूप में डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आप सभी को प्रभावित जरूर कर सकता है। इसलिए हमें अपनी न्यायिक व्यवस्था, जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए, और उसको चाहिए कि हमें दुरुस्त करने की जरूरत है। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है जितनी जल्दी हो सके, जितना ज्यादा हो सके उतना बनाना चाहिए, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा तो सारी जो केस चल रहे हैं उसका इंस्टेंट निपटारा होगा, इंस्टेंट जस्टिस होगा। उसी को आपको सपोर्ट करना है, ना कि आपको एनकाउंटर का सपोर्ट करना है। भविष्य अब क्या आशंका है, भविष्य में क्या हो सकता है, तो प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो पुलिस विभाग से लगभग अभी जो अपडेट निकल कर आ रही है, 4 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया जा चुका है। लेकिन यह सस्पेंशन जो है, यह निलंबन एनकाउंटर के लिए नहीं, बल्कि इस स्थिति की किया गया है कि उन्होंने मामले को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाया। यानी कि भरत भूषण तिवारी का जो मामला था, उन पुलिसकर्मियों ने सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाया, जिसके ऊपर उसको सस्पेंड कर दिया गया। अब आगे हमेशा की तरह राजनीतिक दल इसमें से कूद चुके हैं, लोग अपने अपने राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, अपनी अपनी तरह से बातें कर रहे हैं। आप लोग हीरो बनाना चाह रहे हैं सारे मिलके। भरत तिवारी एक गुंडा है, आतंकवादी है। हथियार कहां से आया? भरत तिवारी के पास। 100% सही किया प्रशासन ने, ऐसे व्यक्ति को शूट कर देना चाहिए। और जो कुछ लोग तो पुलिस की कार्रवाई का बचाव भी कर रहे हैं, तो लेकिन अधिकांश लोग जो है इसे पूरी तरीके से गलत और मानवाधिकारों का हनन बता रहे हैं। अब यह सवाल यह आता है कि इस केस का भविष्य क्या है, यह केस भविष्य में क्या होगा, कोई ऐसा मिसाल पेश करेगा, कोई बदलाव आएगा, या फिर क्या होगा। वैसे आशंका तो यही है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हमेशा की तरह इस मामले को धीरे धीरे करके रफा दफा कर दिया जाएगा। लोग आगे चल के भूल भी जाएंगे, और प्रशासन जो है अंत में ये थ्योरी साबित करने में कामयाब भी हो जाएगी कि भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण करने के बाद, जब गिरफ्तारी के बाद फिर से उन्होंने अपना हथियार उठा लिया और पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने उससे जो है सो अपने सेल्फ डिफेंस के तहत उन पे जो है सो गोली चलाई, और जो है सो उसमें से अत्यधिक खून बहने की वजह से मारा जा चुका। और ये उसको, पुलिस को कानून ये संरक्षण भी देता है। जहाँ भी हमारी अपनी जान को खतरा होगा, वहाँ सेल्फ डिफेंस में पुलिस जो है वो आत्मरक्षा गोली चलाती है, और इस क्रम में यदि सामने वाला अभियुक्त को गोली लगती है तो वो कानून के तहत एक एक्सेप्शन, उसमें हमें आत्मरक्षा गोली चलाने का अधिकार दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं तरीके से आगे चल के साबित हो जाएगा, कर देगा, इसकी पूरी कोशिश लग रही है। और ये एनकाउंटर के रिगार्डिंग वही घिसा पिटा तर्क है जो लगभग हर एनकाउंटर के बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा दिया जाता है।
और फिर जन आक्रोश पर बढ़ने के बाद फिर जब आक्रोश बढ़ेगा, आंदोलन बढ़ेगा, तो कुछ पुलिस के अधिकारियों, निचले स्तर के अधिकारी कार्रवाई होगी, उसका सस्पेंशन होगा। जैसा कि खबर भी आ चुका है कि 2 पुलिस कर्मियों के ऊपर हत्या का आरोप दर्ज हो चुका है, हत्या का केस लग चुका है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आगे जाने टाइम में क्या होगा। क्या किसी आला अधिकारी को, किसी ऐसे उच्च पद पर व्यक्ति को वास्तव में सजा मिलेगा? यह घटना सजा मिलकर किसी नजीर बनेगा, जिसकी संभावना आज के टाइम मुझे बहुत कम दिखती है। हालांकि यह घटना हमारे मानव समाज और कानून सत्ता के सामने बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। वैसे आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें और अपने विचारों को जरूर साझा करें। और हाँ, अगर आप पिता हैं, माता हैं, तो अपने बच्चों के सोशल मीडिया हैंडल को जरूर एक बार चेक करें कि वह किसे फॉलो कर रहा है, आज नेता को फॉलो कर रहा है, किसको देख रहा है, किसको सुन रहा है, सोशल मीडिया में क्या लिख रहा है। वरना अगर आप अभी अवेयर नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो काफी ज्यादा देर हो जाएगी। देश का एक जिम्मेदार नागरिक बने, सुरक्षित रहें और सावधान रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा विश्लेषण, हमारा यह विचार अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नहीं हुआ, चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, वंदे मातरम।